दोस्तों, संसदीय नियंत्रण के साधन यानी संसद को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो विधायिका अनेक स्तरों और तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। यानी विधायिका अनेक स्तरों और तरीकों से करती है नियंत्रण कार्यपालिका पर। कैसे? यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने की बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे? बहस और चर्चा के द्वारा। बहस और चर्चा के द्वारा कानून की स्वीकृति अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बहस और चर्चा यानी बहस और वाद विवाद। तो दोस्तों, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। इसे बहाने उसे कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। यानी अगर कार्यपालिका कुछ गलत नीति ला रही है तो उस पर क्या होता है? बहस होता है, वाद विवाद होते हैं। विपक्षी दल के नेता क्या करते हैं? उन पर बहस करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने इसमें ये खामियां हैं, आप इनको रोकिए, आप इनको ये करिए, वो करिए। और कार्यपालिका को उसके प्रति जवाब देना पड़ता है कि नहीं, इसमें ये है, वो है, इससे ये होंगे। तो इससे कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिलता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न है। इसमें बहस और वाद विवाद में पहला है क्या? प्रश्न काल। इसमें प्रश्न पूछते हैं लोग। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्न काल आता है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रश्न काल कब आता है संसद में। तो संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्न काल आता है। अधिवेशन के समय जिसमें मंत्रियों को तीखे सवालों का जवाब देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम बताएंगे न्यायपालिका क्या है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति और भी बहुत कुछ पूरे डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन है, न्यायपालिका क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसे एग्जाम बराबर एग्जाम में आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के जरिए हल करना, कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्र संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। दोस्तों, हम सब एक समाज में रहते हैं। इस समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं और बहुत तरह के लोग के बहुत सारे अलग अलग विचार होंगे, सभी के अपने अपने विचार होंगे। और इसी वजह से कोई कुछ राय देंगे, कोई कुछ राय देंगे, एक ही मुद्दे पर सब अलग अलग राय देंगे और इससे क्या होगा? विवाद होंगे। और इसलिए कानून बनाया गया और उस कानून का पालन सभी को करना है। समाज में सभी लोगों को करना है एक समान। और इनके आपसी मतभेद भी कुछ हो सकते हैं, घरेलू मतभेद, जैसे थोड़ा सा जमीन के लिए या कोई किसी को मार दिया या कुछ कर दिया, तो इसके लिए क्या है कि कानून के सभी विवादों के क्या है? कानून के जरिए हल करना न्यायपालिका का काम है। और कानून का शासन का रक्षा करना, यानी कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई दबंगई ना हो, ये सारा चीज़ों से रक्षा करना न्यायपालिका का काम है। और सर्वोच्च सुनिश्चित करना, और जो कानून के बात को नहीं मानेंगे उसे दंड करना भी न्यायपालिका का काम है, जो कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। कानून का शासन का तात्पर्य है कि धनी, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा, अगड़े, पिछड़े, जो भी लोग हों, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। कानून का शासन का यही तात्पर्य है। चाहे कोई रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, किसी भी धर्म का रहे, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो सरकार के अन्य 2 अंग, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कार्यपालिका को मैंने पढ़ा दिया है पिछले चैप्टर्स में, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अभी पढ़ा रहे हैं हम न्यायपालिका के बारे में। तो यहाँ पढ़ा रहे हैं सरकार के 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका।
विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर पाए। दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों अगर न्यायपालिका के कामों में अड़ंगा लगाएंगे, अगर इनको सही ढंग से इन पर प्रेशर करेंगे, सही ढंग से काम नहीं करने देंगे, तो जो दोषी को बचाएंगे, अगर इसमें कोई नेता है, उनका कोई ये लगता है दोस्त या रिश्तेदार कोई भी, और ये दोषी है, तो वो क्या अगर ये प्रेशर देगा न्यायपालिका को कि सर वो दोषी नहीं है, हकीकत में ये कानून के नज़र में क्या है, दोषी है, तो जो निर्दोष है उनको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमें ज़रूरी है, जो किसी के बहकावे में, किसी के बातों में ना आए, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, वो कानून के हिसाब से चले और कानून के हिसाब से न्याय करे, बस उसका यही काम हो। इसलिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। सरकार के अन्य न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, और सरकार के जो भी अंग है वो भी न्यायपालिका के निर्णयों में, जो भी निर्णय लिए हैं न्यायपालिका किसी विषय पर, उसमें हस्तक्षेप ना करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश को भी सुरक्षा हो, मुहैया हो सुरक्षा, उनको भी सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो बिना भेदभाव के न्याय कर सके और बिना भय के, किसी से बिना डरे वो न्याय कर सके। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का क्या है? एक हिस्सा है न्यायपालिका, और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही है। ऐसा नहीं है कि वो विधायिका और कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है तो किसी का भी प्रति जवाबदेह नहीं है। वो संविधान के प्रति जवाबदेह है, वो जनता के प्रति भी जवाबदेह है। वो कितना भी शक्तिशाली रहे, उनको भी जवाब देना होता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून की विशेषज्ञता होनी चाहिए। यानी दोस्तों, न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आप वकील हो पहले से, तब आप न्यायाधीश बन जाएंगे, या फिर कानून की विशेषज्ञ, यानी आप वकील हैं तो कानून की पढ़ाई पढ़ी करके वकील बनिएगा। तो कानून के विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप न्यायाधीश बन सकते हैं, वरना नहीं। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, यह निश्चित होता है, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल को कम कर दिया जाए, वो सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संविधान में न्यायाधीश को हटाने में बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यानी बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है न्यायाधीश को हटाने के लिए। अगर आसान रहता तो कोई भी सरकार उनको हटा सकती थी, क्योंकि उनके कानून का अगर विरोध कर रहा है न्यायपालिका तो उस न्यायाधीश को हटाकर अपने पसंद का न्यायाधीश नियुक्त कर देते, लेकिन बहुत कठिन है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, यानी न्यायपालिका कहाँ, विधायिका पर या कार्यपालिका पर पैसे से निर्भर नहीं है, वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। यहाँ स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट मिल जाता। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो भी न्यायाधीश हैं, अगर वो कोई निर्णय लिए तो उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले नहीं किया जा सकता। न्यायालय की अवमानना का दोषी को दंड देने का अधिकार किसके पास है? स्वयं न्यायपालिका को है। न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है तो उस दोषी को दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है, यानी आपको लग रहा है कि न्यायाधीश कुछ गलत कर रहा है, सही निर्णय नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। अगर संसद महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही हो तभी वह न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी निर्विवाद नहीं रही है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी दोस्तों एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और जहाँ राजनीतिक घुस गई वहाँ तो विवाद होंगे ही होंगे, तो इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी निर्विवाद नहीं रही है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी मंत्रिपरिषद काम करता है, यानी मंत्रिपरिषद ही न्यायाधीशों को भी चुनाव करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो और अन्य 4 वरिष्ठतम जो वरिष्ठ हैं न्यायाधीशों की उनकी सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाएंगे और उस नाम में से राष्ट्रपति को जो पसंद है वो नियुक्त करेंगे उनको।